कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि आपको खुद ही समझ में नहीं आया कि आपको बिना वजह गुस्सा क्यों आ गया या बिना वजह डर क्यों लग रहा है? वेल, मे बी द प्रॉब्लम इज़न्ट आउटसाइड, मे बी इट्स डीप इनसाइड योर अनकॉन्शियस माइंड एंड द पर्सन हु फर्स्ट सेड दिस was सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने फर्स्टली इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था। दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस. He gave this term as psychoanalysis. While the structuralists and functionalists argued with each other among themselves, some psychologists were looking psychology in several another ways, and Sigmund Freud was one of them. हमने पिछले वीडियोस में जैसे देखा कि स्ट्रक्चरलिस्ट और फंक्शनलिस्ट ब्रेन को माइंड को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन कर रहे थे, साइकोलॉजी को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन कर रहे थे. सिगमंड फ्रॉइड और कई अनदर साइकोलॉजिस्ट ब्रेन और माइंड को अलग तरीके से डिफ़ाइन कर रहे थे, साइकोलॉजी को अलग तरीके से डिफ़ाइन कर रहे थे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु वॉज फ्रॉइड? सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में लोगों के नर्वस डिसऑर्डर्स को स्टडी करना शुरू किया. उनके अकॉर्डिंग इन डिसऑर्डर्स का कोई फिज़िकल रीज़न नहीं होता था. उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि लोगों के अंदर कुछ रिप्रेस थॉट्स और हिडन इमोशंस होते हैं जो उन्हें पता भी नहीं चलते हैं, बट फिर भी उनकी लाइफ में इफ़ेक्ट डालते हैं. और उनके हिसाब से ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका कॉज भी ये रिप्रेस थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशंस ही था. नाउ द सेकेंड पॉइंट कम्स द 3 layers ऑफ माइंड विच वॉज गिवन बाय फ्रॉइड. फ्रॉइड ने प्रपोज किया एक आइडिया, द अनकॉन्शियस माइंड. इनके अकॉर्डिंग हमारा माइंड 3 layers में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट कॉन्शियस, सेकेंड प्री कॉन्शियस एंड थर्ड अनकॉन्शियस. फर्स्ट कॉन्शियस यानी हमारी सारी अवेयर स्टेट ऑफ माइंड. हमारा कॉन्शियस माइंड इंक्लूड करता है जो चीज़ें हम अभी कर रहे हैं, योर थॉट्स, फीलिंग्स, परसेप्शंस एंड सराउंडिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट. फॉर एग्जांपल, यू आर रीडिंग दिस टेक्स्ट, यू आर लुकिंग एट दिस वीडियो एंड थिंकिंग अबाउट इट. दिस इज़ योर कॉन्शियस माइंड एट वर्क. सेकेंड इज़ प्री कॉन्शियस माइंड. ये स्टेट ऑफ माइंड कभी कभी सरफेस पे आता है. प्री कॉन्शियस माइंड वो स्टेट ऑफ माइंड होता है जब जो करेंटली हमारे ब्रेन में नहीं चल रहा होता है, अगर हम उसको कॉन्शियसली या वॉलंटरी अपनी मर्ज़ी से याद करने का सोचते हैं कुछ चीज़ें, तो प्री कॉन्शियस माइंड के अंदर आएगी. For example, your home address or your best friend's name. You're not thinking about it right now, but you can recall it instantly when asked. Its definition is the preconscious mind contains information that is not currently in your awareness but can easily be brought into consciousness if needed. थर्ड लेयर ऑफ माइंड है अनकॉन्शियस. यहाँ पे हमारे रिप्रेस्ड और हिडन थॉट्स रहते हैं. इसी स्टेट ऑफ माइंड पे फ्रॉइड ने सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ किया था. द अनकॉन्शियस माइंड स्टोर्स थॉट्स, मेमोरीज, डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स दैट आर हिडन फ्रॉम अवेयरनेस बिकॉज दे आर टू पेनफुल, थ्रेटनिंग और सोशली अनएक्सपेक्टेबल. दिस स्टिल इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर, इमोशंस एंड ड्रीम्स विदाउट योर रियलाइजिंग इट. हमारे अनकॉन्शियस माइंड सारे रिप्रेस थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को स्टोर करता है. जो चीज़ें हमको दिखती नहीं है या जो चीज़ों को हम याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन बचपन में कभी कुछ हुआ हो जिसकी वजह से कुछ इफ़ेक्ट हुआ हो, तो उससे हमारे अनकॉन्शियस स्टेट पर थॉट्स की एक लेयर बनती है, मेमोरीज़ और डिज़ायर्स का एक पैटर्न बनता है जो हमको दिखाई नहीं देता, बट वो हमारे करेंट एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ चाइल्डहुड ट्रॉमा यू डोंट रिमेंबर कॉन्शियसली बट दैट इफ़ेक्ट्स योर एडल्ट फियर्स और हैबिट दैट्स इन द अनकॉन्शियस माइंड. यही अनकॉन्शियस माइंड हमारे फियर्स, डिज़ायर्स, सप्रेस्ड मेमोरीज़ को स्टोर करता है. और जब ये चीज़ें रिप्रेस हो जाती है ना, दे डोंट डिसअपेयर, दे कम बैक एज सिम्टम्स, हैबिट्स या इमोशनल स्ट्रगल्स. पॉइंट 3, चाइल्डहुड मैटर्स. फ्रॉइड ने ये भी कहा था कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, स्पेशली पहले के 6 साल, आर क्रूशियल इन शेपिंग पर्सनालिटी. अगर बचपन में कुछ पेनफुल हुआ है
और वो अनकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस हो जाता है, तो वो एडल्ट लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे एंजाइटी, फोबियाज और बिहेवियरल इश्यूज़। इन शॉर्ट, अगर प्रॉब्लम आज दिखती है तो शायद उसका रूट कॉज हमारे पास में छुपा हुआ हो। पॉइंट 4, व्हाट एग्जैक्टली इज साइकोएनालिसिस। तो फ्रॉइड ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम रखा था साइको एनालिसिस। उन्होंने इसके अंदर दो चीज़ें दी, एक पर्सनालिटी थ्योरी और दूसरा थेरेपीज, जो कि इन इश्यूज़ को, रिप्रेस थॉट्स को ट्रीट करती हैं। नाउ लेट्स स्टडी what personality theory was given by him in detail. Freud's structure of personality: id, ego and superego. id यानी मतलब हमारे सारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द इड इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी. इट इज़ कम्प्लीटली अनकॉन्शियस एंड वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल. इट वॉन्ट्स इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, डिज़ायर्स एंड अर्जेस. इड मतलब हमारा वो ट्रेट होता है पर्सनालिटी का जिसको सब कुछ अभी चाहिए होता है। वो ना मॉरली सोचता है, ना एथिकली सोचता है, ना लॉजिकली सोचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे चॉकलेट अभी चाहिए तो चाहिए, अगर मुझे उस पर्सन से मिलना है तो मिलना है। वो ये नहीं सोचेगा अभी सिचुएशंस क्या है, अभी क्या है, अगर अब इस सिचुएशन में मैं चॉकलेट ला सकता हूँ या नहीं ला सकता हूँ। तो इट हमारे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमको इंस्टेंट प्लेजर जो चाहिए उस पर बेस्ड होता है। इट हमारे अंदर का वाइल्ड चाइल्ड की तरह होता है। ये कहता है मुझे सब कुछ अभी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ अपनी वांट्स पूरी करना चाहता है। द इड इज द सेकेंड पार्ट इज ईगो, where is on the other hand the ego is the rational part of our personality. It works on the reality principle, trying to satisfy the id desires in a socially acceptable and realistic ways. It operates at both unconscious and conscious levels. ईगो हमारा एक लॉजिकल ट्रेट होता है पर्सनालिटी का, जो हमारे इट के हिसाब से नहीं चलता। वो रियलिटी की सिचुएशंस को देखता है और उसके हिसाब से डिसीजन लेता है। वो एक रियलिस्टिकली सोचता है। वो एक मीडिएटर की तरह होता है जो इड की डिमांड्स और सुपर ईगो, जो थर्ड ट्रेट है जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, के बीच में रहता है और उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये चाहता हूँ, पर एक ईगो सोचेगा क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है। वो प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचता है। थर्ड है सुपर ईगो। सुपर ईगो को आप अपनी एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह समझिए, जो कि मॉरल साइंस की टीचर हो, जो कि सिर्फ इस पे उनका ओपिनियन इस पे रहता है कि आप क्या सही या गलत कर रहे हो, आप क्या मॉरली या एथिकली सही कर रहे हो। द सुपर ईगो इज़ द मॉरल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी. इट रिप्रेजेंट्स इंटरनलाइज्ड सोशल वैल्यूज़ एंड आइडियल्स एंड वर्क्स ऑन द मॉरलिटी प्रिंसिपल. इट जजेस आर एक्शंस एंड प्रोड्यूसेस फीलिंग्स ऑफ गिल्ट और प्राइड. सुपर ईगो का ये काम होता है कि वो हर चीज़ को मॉरली सोचता है कि ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है या नहीं। लॉजिकली नहीं सोचता, प्रैक्टिकली नहीं सोचता। वो सोचता है कि क्या इससे आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हो ये चीज़ करने से। तो इसके बेस पे अपना पूरा प्रिंसिपल, अपने पूरे थॉट्स को चैनलाइज करता है। ये ट्रेट सब हमारी पर्सनालिटी में पाया जाता है। सुपर ईगो एक स्ट्रिक्ट मॉरल गाइड होता है। वो ऐसे सोचता है ये सही है या गलत। ये हमें परफेक्ट बनाना सिखाता है और गिल्ट फील करवाता है जब भी हम रूल्स तोड़ते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। सोचो तुम्हारे कल फाइनल एग्ज़ाम्स हैं और तुम्हारे दोस्तों ने बोला कि आज रात पार्टी करते हैं। तुम्हारा इड कहेगा कल एग्ज़ाम है तो क्या, एक रात की तो बात है, दोस्तों के साथ पार्टी तो बनती है। इट वांट्स फन, एक्साइटमेंट, ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इड बिल्कुल भी लॉजिकली नहीं सोचेगा। अगर कल अगले दिन एग्ज़ाम है तो वो इस तरीके से सोचेगा कि अभी मुझे क्या प्लेजर चाहिए। तो अगर ऐसे सब बिहेव करने लग जाए तो हमारे कुछ काम पूरे ही ना हो। तो इड is like the most unreasonable and most unsensible trait of personality. It follows the pleasure principle. In short, it wants to do what feels good right now without thinking about consequences. उसके बाद के consequences क्या होगा उसके बारे में वो सोचता ही नहीं है. Second, the ego.
इसी सिचुएशन में ईगो अंदर से कहेगा पार्टी टेम्पटिंग है लेकिन एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, चलो इसको थोड़ा सा बैलेंस बनाते हैं, 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर चेक करेंगे, फिर 1 घंटा पढ़ेंगे, एक टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे। और हो सकता है कि अगर आपका पढ़ाई कुछ ज़्यादा हो या अगला पेपर बहुत डिफ़िकल्ट हो तो ईगो कहेगा कि पार्टी हम एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद करेंगे। ईगो ट्राइज टू फाइंड अ स्मॉल बैलेंस, इट कैलकुलेट्स रिस्क एंड रिवॉर्ड। मतलब वो ऐसे सोचेगा कि थोड़ी देर पार्टी करेंगे और थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे। ईगो वर्क्स विद द रियलिटी प्रिंसिपल, इट मैनेजेस द इट्स अर्जेस वाइल कीपिंग रियल लाइफ लिमिट्स इन माइंड। थर्ड है सुपर ईगो। सुपर ईगो को आप अपने स्ट्रिक्ट इनर पेरेंट की तरह इमेजिन करिए। इस सिचुएशन में हमारा सुपर ईगो गुस्सा हो जाएगा, वो कहेगा कि शेम ऑन यू, कल एग्ज़ाम है और तुम पार्टी का सोच रहे हो, ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में चलने लगेंगे। तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम अपने एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स इतना पैसे वेस्ट कर रहे हैं तुम पे और तुम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, तुम्हें अब भी पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं एथिकली तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी टाइम डिवोट नहीं करना चाहिए। तो सुपर ईगो तुम्हें डांटेगा और एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में ले जाएगा। Super ego makes you and provides you pressure to be perfect. It makes you to feel guilt, shame. It reminds of you of rules, morals and expectation. In short, super ego follows the morality principle. It wants you to do the right thing according to the values and society. तो ये थे 3 स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के ट्रेट्स। अब आती है ये बात कि फ्रॉइड ने कहा मेंटल इलनेस डजंट ऑलवेज कम फ्रॉम एक्सटर्नल स्ट्रेस बट ऑफन फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये हमने देखा। तो इसको क्योर करने के लिए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को क्योर करने के लिए फ्रॉइड ने डेवलप की कई साइको एनालिटिक थेरेपीज़ ने अब कुछ ऑफिशियली टेक्निक्स दी थी फॉर अनकवरिंग द अनकॉन्शियस। जैसे कि फर्स्ट थी फ्री एसोसिएशन। इसमें क्लाइंट बोलता है जो माइंड में आता है उसके बिना फ़िल्टर के। फ्री एसोसिएशन इज़ द साइकोएनालिटिक टेक्निक इन विच द पेशेंट इज़ एनकरेज टू स्पीक फ्रीली विदाउट एनी जजमेंट। मतलब इसमें क्लाइंट सिर्फ बोलता है विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी जजमेंट की वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है या वो मेरे बारे में बिना सोच रहा है, बिना जजमेंट के सोचना इस थेरेपी या फ्री एसोसिएशन का एक पार्ट था। ये अनकॉन्शियस थॉट्स को बाहर लाने का एक मेथड है जो फ्रॉइड ने दिया था। सेकेंड मेथड जो उन्होंने दिया था वो था ड्रीम एनालिसिस। फ्रॉइड ने कहा ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। ड्रीम्स में हिडन मीनिंग्स होते हैं, सिम्बॉल्स, सप्रेस्ड विशेस। ड्रीम एनालिसिस इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन साइको एनालिसिस टू एक्सप्लोर द अनकॉन्शियस माइंड बाय इंटरप्रिटिंग द कंटेंट ऑफ ड्रीम्स। उनके अकॉर्डिंग हमें जो ड्रीम आते हैं उसमें जो भी चीज़ें आती है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में जो भी रिप्रेस थॉट्स, इमोशंस, ट्रॉमास रहते हैं उस पे बेस्ड होते हैं। तो अगर हम ड्रीम को डिकोड करेंगे तो हम पेशेंट के रूट कॉज तक भी समझ जाएंगे फ्रॉइड के अकॉर्डिंग। तो इसलिए उन्होंने ड्रीम्स पे एम्फसाइज़ करना चालू करा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने सपने में ट्रेन देखा तो हो सकता है उसका कनेक्शन किसी पास्ट ट्रॉमा से रिलेटेड हो। थेरेपिस्ट इस ड्रीम को डिकोड करेगा अंडर दिस प्रोसेस। थर्ड आता है ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस प्रोसेस is the process when client imagine the therapist as the person associated with their past trauma, example parent, relative or teacher। इस प्रोसेस में जो क्लाइंट होता है वो इमेजिन करता है अपने थेरेपिस्ट को उस पर्सन की तरह जो कि वो ट्रॉमा से रिलेटेड था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का ट्रॉमा है कि उसके चाइल्डहुड में उसकी टीचर ने उसे बहुत मारा या फिर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करा या फिर एक टाइप से बुलिंग करा है, तो ये एक ट्रॉमा बन जाएगा और बड़े होके जब ये प्रोसेस होगा तो वो इस ट्रांसफरेंस प्रोसेस के अंदर चाइल्ड थेरेपिस्ट को उस टीचर की तरह इमेजिन करेगा अपने अंदर के इमोशंस को बाहर लाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उस टीचर को इमेजिन करके वो अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, थेरेपिस्ट को इमेजिन करेगा उस टीचर की जगह।
और इस प्रोसेस के दौरान कभी कभी थेरेपिस्ट इमोशनल हो जाता है, दैट्स काउंटर ट्रांसफरेंस। इसमें क्या होता है, थेरेपिस्ट काउंटर ट्रांसफरेंस में अनकॉन्शियसली अपनी ओन फीलिंग्स एक्सपीरियंसेस और को प्रोजेक्ट कर लेता है क्लाइंट्स के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके थेरेपिस्ट के अपने खुद के इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं और वो उससे प्रोजेक्ट कर लेता है अपनी एडवाइस में या उसमें, और वो क्लाइंट्स को बताने लगता है वो सब चीज़ें। ये काउंटर ट्रांसफरेंस होता है। तो in short word, counter transference term means when a therapist unconsciously projects their own feeling experiences or unresolved conflicts onto the client. Both are analyzed as a part of therapy. Fourth है इंटरप्रिटेशन। इन दिस टेक्निक थेरेपिस्ट एनालाइज करता है क्लाइंट के पैटर्न्स, टंग स्लिप्स, इसके बारे में हमने अभी बात करी, ड्रीम्स, बिहेवियर एंड गिव्स इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मेन मकसद ये होता है पेशेंट को दिखाना कि क्या हो रहा है उसके अंदर, एक उसके सामने एक पिक्चर ला के रख देना कि ये सब तुम्हारे अंदर हो रहा था और उसे बताना कि क्यों हो रहा था। ये एक तरीके से क्लैरिटी लाने में मदद करता है और अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद करता है। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से इस पूरी थेरेपीज को समझते हैं। मीट रिया, शी ऑलवेज फेल्ट अनएंशियस इन रिलेशनशिप्स बिना किसी रीज़न के। शी यूज टू फील लाइक कॉन्शियस एंड एंशियस ड्यूरिंग हर रिलेशनशिप्स। तो वो थेरेपी में गई। थेरेपी के दौरान थ्रू फ्री एसोसिएशन पता चला कि उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा था। हर फादर सडनली लेफ्ट व्हेन शी वॉज 5। उसने वो पेन रिप्रेस कर दिया था। ड्रीम्स में वो देखती थी कि कोई उसे छोड़ कर जा रहा है। थेरेपिस्ट ने कनेक्ट किया कि दिस एंजाइटी इज़ रूटेड इन अबैंडनमेंट फियर फ्रॉम चाइल्डहुड। इससे इंसाइट मिला और थेरेपिस्ट ने इस पे वर्क करना शुरू किया। तो इस तरीके से ये पूरी थेरेपी से साइको एनालिटिक थेरेपी से साइको एनालिसिस प्रोसेस होती है। अब देखते हैं कि इस अप्रोच की स्ट्रेंथ्स क्या है। फर्स्ट है डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ साइकी। सेकंड, इट इज़ यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म पर्सनालिटी चेंज। थर्ड, इट ब्रिंग्स अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स टू लाइट। नाउ लेट्स सी व्हाट वर द क्रिटिसिजम्स ऑफ इट। इट इज़ स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये बहुत ही स्लो और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए और इतनी कंसिस्टेंसी की वजह से कभी कभी क्लाइंट सिंसियर नहीं रहता है और इसको लाइटली लेता है। सेकेंड, इट इज़ नॉट एविडेंस बेस्ड। It is not that scientific. It is less scientific by today's standard. फिर भी फ्रॉइड की थेरेपी ने मॉडर्न साइकोलॉजी की फाउंडेशन रखी एंड स्टिल इट इन्फ्लुएंसेस थेरेपी टुडे. समटाइम्स द आंसर लाइज नॉट इन द प्रेजेंट बट डीप इन द अनकॉन्शियस. अब देखते हैं फॉलोअर्स ऑफ फ्रॉइड के बाद आते हैं थिंकर्स जिन्होंने उनके आइडियाज़ को सपोर्ट, मॉडिफाई या चैलेंज किया, जैसे एल्फ्रेड एडलर, कार्ल जंग, कैरन हॉनी, एना फ्रॉइड. इन लोगों ने मिलकर बनाया साइकोडायनेमिक अप्रोच का बेस जो आज भी मॉडर्न थेरेपीज़ में यूज़ होता है. इसके बारे में हम अपने अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. आज भी लोग इस थेरेपी के थ्रू अपने अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं और ख़ुद को डीपली समझने की कोशिश करते हैं. तो अगर आप भी खुद को डीपली समझना चाहते हो, आपको लगता है आपके कुछ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, नॉट जस्ट सरफेस लेवल बट डीप विद इन, तो आप साइको एनालिसिस एक परफेक्ट प्लेस से स्टार्ट करने के लिए. So that is it for today's video, guys. Rest of the parts of history will be covered in the upcoming videos. If you like this videos, please like, subscribe and comment. See you soon.
It is not that scientific, it is less scientific by today's standard. फिर भी फ्रॉइड की थेरेपी ने मॉडर्न साइकोलॉजी की फाउंडेशन रखी एंड स्टिल इट इन्फ्लुएंसेस थेरेपी टुडे. समटाइम्स द आंसर लाइज नॉट इन द प्रेजेंट बट डीप इन द अनकॉन्शियस. अब देखते हैं फॉलोअर्स ऑफ फ्रॉइड. फ्रॉइड के बाद आते हैं थिंकर्स जिन्होंने उनके आइडियाज़ को सपोर्ट, मॉडिफाई या चैलेंज किया, जैसे एल्फ्रेड एडलर, कार्ल जंग, कैरन हॉनी, एना फ्रॉइड. इन लोगों ने मिलकर बनाया साइकोडायनेमिक अप्रोच का बेस जो आज भी मॉडर्न थेरेपीज़ में यूज़ होता है. इसके बारे में हम अपने अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. आज भी लोग इस थेरेपी के थ्रू अपने अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं और ख़ुद को डीपली समझने की कोशिश करते हैं. तो अगर आप भी ख़ुद को डीपली समझना चाहते हो, आपको लगता है आपके कुछ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, नॉट जस्ट सरफेस लेवल बट डीप विद इन, तो आप साइको एनालिसिस एक परफेक्ट प्लेस है स्टार्ट करने के लिए. So that is it for today's video, guys. Rest of the parts of history will be covered in the upcoming videos. If you like this videos, please like, subscribe and comment. See you soon.